हेलो एवरीवन, दिस इज शिल्पा गुरुआ। वेलकम टू लेट्स लर्न विद गुरुआ। बस होपफुली आप मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो जो आज हम डिस्कस करेंगे, वैदिक काल एक परिचय हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमारी 4 क्लास ऑलरेडी हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख लेना। तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं। इससे पहले हमने 4 वेद है वो हम पढ़ चुके हैं, चारों वेद पढ़ चुके हैं और उपनिषद हमने पढ़ लिया है। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है, देखो, ऋग्वेद काल का जो भौगोलिक विस्तार है वो कहां तक था। ऋग्वेदिक काल मैंने बताया था आपको शुरुआत में कि वैदिक काल का जो टाइम पीरियड रहा वो रहा था 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व। फिर वैदिक काल भी 2 भागों में डिवाइड था। एक तो उत्तर वैदिक, एक तो पूर्व वैदिक काल जिसे हम ऋग्वेदिक काल भी कहते हैं, और दूसरा उत्तर वैदिक काल। जो पूर्व वैदिक काल हम पढ़ रहे हैं या ऋग्वेदिक काल, एक ही नाम है, पूर्व वैदिक काल बोल दो या ऋग्वेदिक काल। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व। इसमें पीछे की तरफ चलते हैं, बिफोर क्राइस्ट, बीसी बोलते हैं ना उसे, उस। तो ऋग्वेदिक काल हम पढ़ रहे हैं। तो जो ऋग्वेदिक काल का भौगोलिक विस्तार है वो कहां तक था। तो देखो, ऋग्वेदिक काल का जो भौगोलिक विस्तार है, मतलब जो आर्य थे इस टाइम के, ऋग्वेदिक काल के जो आर्य थे उनका विस्तार वे कहां कहां तक था। तो उनका विस्तार देखो, उत्तर में तो था तुर्कमेनिस्तान, ऐसे याद रखो इसको, उत्तर में तुर्कमेनिस्तान, उत्तर तय आ रहा ना यहाँ पर। तो इसका जो शुरुआत वाला वर्ड है तुर्कमेनिस्तान का, वो तय है, वो शुरुआती वर्ड है, और इसमें उत्तरी। तो ऐसे याद रखो, कैसे भी याद रखो, आपको याद रखना है उत्तरी तुर्कमेनिस्तान। पश्चिमी सीमा कहां तक थी, तो पश्चिम में जो अफगानिस्तान है हमारा, वहां तक इसकी सीमा थी। और पूर्वी सीमा की बात करूं तो पूर्व में इसका अपोजिट कर लो, पश्चिमी हिमालय। पूर्वी सीमा कहां तक थी, पश्चिम हिमालय तक। दक्षिणी सीमा की बात करूं तो दक्षिण में कौन है, दक्षिण में है कौन, अरावली। तो देखो, मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक, समझो कुछ भी समझो, आपको याद रखना है। उत्तर में कहां तक था, तुर्कमेनिस्तान, तैयार आना इसमें, तो तुर्कमेनिस्तान ये याद रखो। उत्तर में, अब दक्षिण की बात करूं तो दक्षिण में कौन है, आप जानते हो, अरावली है। पूर्व में कौन था, तो पूर्व का अपोजिट क्या होता है, पश्चिम, तो पश्चिमी हिमालय। और पश्चिम में क्या था, पश्चिमी सीमा कहां तक थी, तो पश्चिम में कौन आता है, पाकिस्तान। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और देखो, भारत के किन राज्यों में विस्तार था इसका, मतलब भारत के किन राज्यों में विस्तार था इसका। तो भारत के जो राज्य थे वो थे पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, उत्तरी राजस्थान जो राजस्थान का ऊपरी हिस्सा है, उत्तर वाला, वहां तक, और पश्चिमी यूपी तक, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक इसका विस्तार था। तो ये है ऋग्वेदिक काल का भौगोलिक विस्तार। देखो, भारत के किन राज्यों में था, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, दिल्ली, राजस्थान, उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक इसका विस्तार था। अब देखो, भारत के अलावा जहां विस्तार था, तो मैंने बताया आपको, एक तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ये भारत के अलावा है, जहां पर ऋग्वेदिक काल के जो आर्य थे, ऋग्वेद काल में कौन थे, आर्य थे। वैदिक काल में हम किसको पढ़ते हैं, आर्य को। तो जो ऋग्वेदिक काल के आर्य थे वो यहां तक उनका विस्तार था, मतलब यहां तक लोग रहते थे, व्यापार करते थे। अब देखो, ऋग्वेदिक काल की महत्वपूर्ण नदियों की बात करूं तो ऋग्वेदिक काल में महत्वपूर्ण नदियां, ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, मैंने जब ऋग्वेद का मंडल पढ़ाए थे, 10 ऋग्वेद पूरा पढ़ाया था मैंने आपको, तब मैंने 10 मंडल लिखाए थे कि प्रथम में क्या है, थर्ड में क्या है। थर्ड में हमने गायत्री मंत्र पढ़ा था, प्रथम में ज्ञात है, थर्ड में गायत्री मंत्र है हमारा, जिसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। उसी संदर्भ में मैंने बताया था, ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसमें मैंने एक नदी सूक्त, पुरुष सूक्त और विवाह सूक्त बताया था। तो जो पुरुष सूक्त था उसमें वर्ण शब्द का उल्लेख मिला था हमें, वर्ण शब्द का प्रथम बार उल्लेख ऋग्वेद के जो 10वां मंडल है उसमें पुरुष सूक्त में मिलता है, उसमें भी पुरुष सूक्त में मिलता है। तो ये बात ध्यान में रखो आप। अब देखो, ऋग्वेद के में जो नदी सूक्त है उसमें एक नदी का वर्णन है, जिसमें एक नदी नहीं 21 नदियों का वर्णन है। ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसमें भी एक पुरुष सूक्त, एक नदी सूक्त है। तो उस नदी सूक्त में है वो 21 नदियों का उल्लेख मिलता है, ये बात ध्यान रखो।
ऋग्वेद में सप्त सिंधु प्रदेश, ऋग्वेद था उसमें सप्त सिंधु प्रदेश मतलब कि जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता है, पढ़ते हैं हम, पढ़ चुके हैं। तो जो सिर्फ सप्त सिंधु प्रदेश क्या था, वहां पे जो 7 नदियों का वर्णन मिलता है वो ऋग्वेद में मिलता है। सप्त सिंधु प्रदेश की 7 नदियां कौन कौन सी थी? हमने जब शुरुआत में पढ़ा था, मैंने आपको 2 मत बताए थे कि आर्यों की उत्पत्ति के संबंध में कई मत चलते हैं, कई कहते हैं विसरणवादी, कई कहते हैं विकासवादी, मतलब 2 सिद्धांत बताए थे मैंने। तो जो विकासवादी सिद्धांत ने कहा था कि ये जो आर्य हैं, मतलब जो वैदिक काल में हम आर्य पढ़ते हैं कि ये आर्य हैं वो भारत के ही हैं और उनका संबंध है सप्त सिंधु प्रदेश से है, मतलब कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उससे ही है। सप्त सिंधु प्रदेश इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ 7 नदियां हैं भाई, वो नदियां मैं आगे बताऊंगी। तो जो 7 नदियों का उल्लेख मिलता है हमें, तो विकासवादी सिद्धांत क्या कहता है कि मतलब जो कि आर्य हैं वो मतलब भारत के ही हैं और सिंधु घाटी सभ्यता के ही वो लोग हैं। जब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया था 1700 ईस्वी में, फिर 2000 साल तक मतलब जो इतिहास है वो गुमनाम रहा था। फिर 1500 में 2000 वर्ष बाद में 1500 में वैदिक काल, एक नया काल प्रारंभ हुआ। तो जो विकासवादी सिद्धांत वाले लोग हैं, मानने वाले लोग, वो बताते हैं कि ये जो आर्य है वो यही सिंधु घाटी सभ्यता के ही लोग हैं और मतलब समय के साथ में उनका डेवलपमेंट हुआ और विकास हुआ। तो यही वो सिंधु घाटी सभ्यता वाले लोग हैं, बस धीरे धीरे चेंजेस आ गए नए नए। तो विकासवादी सिद्धांत यही कहता है। तो ऋग्वेद में सप्त सिंधु प्रदेश कि कौन सी 7 नदियों का उल्लेख मिलता है? तो सिंधु इंपॉर्टेंट नदी है, सिंधु घाटी सभ्यता में हमने पढ़ चुके हैं। झेलम, चिनाब, झेलम ये जम्मू कश्मीर में है, झेलम जम्मू कश्मीर में है शायद, चिनाब ये जम्मू कश्मीर में, रावी ये अपना वर्तमान पाकिस्तान में है, व्यास, सतलज ये भी वही है, सरस्वती ये राजस्थान में बहती है और जो पाकिस्तान है वहां तक जाती है, हकरा कहते हैं पाकिस्तान में सरस्वती को। इन नदियों का 7 नदियां है, इनका बार बार उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, ठीक है। तो सप्त सिंधु प्रदेश की 7 नदियां कौन कौन से, ये आप ध्यान में रखना। और कौन से मंडल में है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में। और जो नदी सूक्त है उसमें मिलता है 21 नदियों का उल्लेख। तो ये सप्त सिंधु प्रदेश की 7 नदियां है। अतः ये क्षेत्र ऋग्वेदिक काल के जो आर्य हुए, ऋग्वेदिक काल की या पूर्व वैदिक काल के जो आर्य हुए उनका प्रमुख केंद्र बिंदु रहा। मतलब कि इन नदियों के किनारे हैं वो ऋग्वेदिक काल के जो आर्य थे, आर्य लोग, वो यहाँ पर रहते थे। अब देखो सप्त सिंधु प्रदेश की 7 नदियां, 7 नदियां मैंने बताया ना, ये इनके नाम देखो, पुराने प्राचीन नाम क्या है? मरुदवृद्धा या विपाशा या व्यास, ये इसका प्राचीन नाम है। सिंधु का सिंधु या सरस्वती का सरस्वती, घग्गर भी कहते हैं इसको। जो वर्तमान वाली घग्गर नदी है वो सरस्वती नदी का ही अवशेष मानी जाती है। पहले यहाँ पर सरस्वती नदी बहती थी लेकिन वो लुप्त हो गई, तो अब घग्गर बहती है। वितस्ता, इसका नाम दूसरा है झेलम, इसे प्राचीन समय में झेलम नाम से जाना जाता है। चेनाब का नाम है अस्किनी, ये इनके प्राचीन नाम है। जो रावी है, रावी नदी या इरावदी, इसका प्राचीन नाम है परुषणी। और जो सतलज नदी है उसका नाम है सतुद्री। और जो 7वीं नदी है हमारी, ये ऊपर लिखा है मैंने, मरुदवृद्धा, इसका प्राचीन नाम तो ये मरुदवृद्धा और वर्तमान में इसका नाम है विपाशा या व्यास। ये है वो वर्तमान नाम है और प्राचीन नाम ये है। चेनाब का अस्किनी हो गया और घग्गर वर्तमान नाम है, ये इसका प्राचीन नाम है। सिंधु का सिंधु मिलता है और झेलम है वो का वितस्ता और रावी या इरावदी का परुषणी नाम मिलता है। तो ये सप्त सिंधु प्रदेश की जो 7 नदियां थी उनका जो प्राचीन समय में ऋग्वेद में क्या क्या नाम से पुकारते थे, जानते थे, तो वो ये नदियां हैं। अब देखो एक बात आप ध्यान में रखना, जो ऋग्वेदिक काल में एक देवता का बता दूं मैं, जो ऋग्वेदिक काल के प्रमुख देवता थे वो तो थे इंद्र, लेकिन ऋग्वेद में
ऋग्वेद जो है उसमें, जो ऋग्वेद है हमारा, उसमें है वो बार बार अग्नि देवता का वर्णन मिलता है या अग्नि देवता का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में अग्नि किस देवता का, भाई ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि ऋग्वेद में किस देवता का उल्लेख मिलता है या सर्वाधिक बार नाम आता है, तो वो है अग्नि देवता। लेकिन जो आर्य लोग थे वो इंद्र देवता को पूजते थे, मतलब पूजा इंद्र की होती थी। और जो ऋग्वेद में जो मंत्र थे उसमें अग्नि देवता का, ऋग्वेद में मैंने पढ़ाया था मंत्र, तो उन मंत्रों में बार बार है वो अग्नि देवता का नाम आता है। लेकिन जो पूजा करते थे वो इंद्र की करते थे, ये ऋग्वेदिक काल के जो आर्य लोग थे। वो मैं आपको बाद में उनका जो सामाजिक आर्थिक जीवन होगा धार्मिक, तो उसमें बताऊंगी। अब देखो, माना जाता है कि इस सप्त सिंधु प्रदेश में ऋग्वेद की रचना हुई तथा देवासुर का युद्ध हुआ। और देखो, इसी सप्त सिंधु प्रदेश है ये हमारा, सप्त सिंधु प्रदेश की 7 नदियां मैंने बताई आपको, सिंधु घाटी सभ्यता वाली। तो कहते हैं कि इसी सप्त सिंधु प्रदेश में जो ऋग्वेद था हमारा, उसकी रचना हुई। मैंने कहा था ऋग्वेदिक काल में ओनली ऋग्वेद की रचना हुई, जिसके आधार पर इसका नाम ऋग्वेदिक काल पड़ा या पूर्व वैदिक काल जिसे हम कहते हैं। तो कि इसमें ही ऋग्वेद की रचना हुई तथा एक कोई देवासुर का युद्ध हुआ। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो, ऋग्वेद में सप्त सिंधु प्रदेश का उल्लेख है। ऋग्वेद में सप्त सिंधु प्रदेश, मैंने बताया ना ये सप्त सिंधु प्रदेश ऋग्वेद है हमारा, उसमें सप्त सिंधु प्रदेश का उल्लेख हुआ, जिसे के उसके आधार पर ही तो हमने नदियां पढ़ी। तो ऋग्वेद में सप्त सिंधु जो प्रदेश है इनका उल्लेख हुआ है, जिससे देवकृत योनि यानी कि देवताओं का उत्पत्ति का स्थान कहा गया है। तो एक पॉइंट ये भी आप ध्यान में रखना कि ऋग्वेद की रचना हुई, जो सप्त सिंधु प्रदेश में ऋग्वेद की रचना मानी जाती है, और यहाँ पे देवासुर का युद्ध हुआ था। और जो ऋग्वेद में सप्त सिंधु प्रदेश का उल्लेख है, जिसे देवकृत योनि यानी कि जो देवताओं का उत्पत्ति का स्थान है वो कहा गया है। अब देखो, ऋग्वेद में सबसे अधिक बार जो उल्लेख किस नदी का होता है, तो नदी की बात करूं कि ऋग्वेद जो है हमारा, उसमें सर्वाधिक बार किस नदी का उल्लेख हुआ है, तो सिंधु नदी का उल्लेख हुआ है। सिंधु नदी सिंधु घाटी सभ्यता वाली वही नदी है। ऋग्वेद में सबसे अधिक बार जिस नदी का उल्लेख हुआ है वह सिंधु नदी का है। और देखो, सिंधु नदी को आर्थिक महत्व के कारण एक नाम दिया गया है, इसका आर्थिक महत्व था। यहाँ पर बंदरगाह तट वगैरह होगा तो यहाँ के लोग व्यापार वगैरह भी करते होंगे, तो इसका आर्थिक महत्व होने के कारण इस नदी को है हिरण्ययनी कहा गया है। अब सिंधु नदी का उन्नी वस्त्रों का व्यापार भी था। सिंधु नदी द्वारा है वो उन्नी वस्त्रों का भी व्यापार होता था, तो इसीलिए इसे ऊनावती कहते थे। और देखो, सुसोम पर्वत से निकलने के कारण इसे सुसोमा कहते थे। ये इसके 3 नाम है। आर्थिक महत्व के कारण हिरणी, और उन्नी वस्त्रों का व्यापार करने के कारण ऊनावती, और सुसोम पर्वत निकलने के कारण सुसोमा कहते थे। अब देखो, ऋग्वेदिक कालीन आर्यों की जो प्रमुख नदी थी ऋग्वेद में, एक बात ध्यान में रखना, कंफ्यूजन में बिल्कुल भी नहीं रहना, कि ऋग्वेद था हमारा, जो 4 वेद हुए उसमें ऋग्वेद में जिस नदी का उल्लेख मिलता है वो तो है हमारी सिंधु नदी। लेकिन जो आर्य लोग थे, ऋग्वेदिक काल के जो आर्य लोग हुए, उनकी जो प्रमुख नदी थी वो थी वही सरस्वती। ऋग्वेद में सिंधु नदी का वर्णन मिलता है, लेकिन आर्यों की जो प्रमुख नदी थी वो थी सरस्वती, जिसे वर्तमान हम घग्गर बोलते हैं, वो विलुप्त हो गई। तो उसी से अब घग्गर निकल रही है उसी जगह से, तो उसको अवशेष माना जाता है। और देखो, ऋग्वेदिक कालीन आर्यों की प्रमुख नदी सरस्वती बता दी। सरस्वती नदी को और क्या क्या नाम से जाना जाता है, तो नदी तमा, देवी तमा और माते तमा, ये इसके अन्य नाम है। किसके? सरस्वती नदी के अन्य नाम है। अब देखो, अफगानिस्तान की जो 4 नदियां हैं, मैंने भौगोलिक विस्तार में बताया कि ये पश्चिम में अफगानिस्तान तक थी। तो जो अफगानिस्तान है उसमें 4 नदियां हैं प्रमुख, तो उनका भी उल्लेख हुआ है। अफगानिस्तान की 4 नदियों का उल्लेख भी इसमें होता है। तो गोमती, जिसे आधुनिक नाम है गोमल, कुरमू, जिसका आधुनिक नाम है पूरम, कुंभा, जिसका आधुनिक नाम है काबुल, ये काबुल इसके अफगानिस्तान की शायद राजधानी भी है, ये काबुल, कुंभा इसका नाम है वर्तमान काबुल, स्वास्तु इसका वर्तमान नाम है स्वात,
वर्तमान नाम है स्वात। तो ये 4 नदी पाकिस्तान की थी, आपको ध्यान में रखना। अब देखो ऋग्वेदिक काल के जो प्रमुख पर्वत थे वो पर्वत देखो आप, ऋग्वेदिक काल में पर्वतों का भी उल्लेख है। अब देखो मंजूवत, शिलामत, अर्जिक, सैनाव्रत, सुसोम। सुसोम से निकली है ना, ये पर्वत से निकलने के कारण इस जो नदी थी हमारी सिंधु नदी, सुसोम पर्वत से निकलने के कारण सुसोमा कहते हैं इसे। सिंधु नदी कहां से निकलती थी? सुसोमा पर्वत से। तो देखो मंजूवत, शिलामत, अर्जिक, सैनाव्रत, सुसोम, ये क्या है? पर्वतों के नाम है। ऋग्वेदिक काल के जो पर्वत थे उनके। ऋग्वेदिक काल के लोगों को पश्चिमी हिमालय की जानकारी थी। पश्चिमी हिमालय की जानकारी थी, मैंने बताया ना। पश्चिमी, देखो पूर्व सीमा है वो पश्चिमी हिमालय से लगती थी, इनकी पूरी सीमा पश्चिमी हिमालय से लगती थी, यानी कि इनको पश्चिमी हिमालय का ज्ञान था, लेकिन जो पूर्वी हिमालय है उसका ज्ञान नहीं था। तो ध्यान में रखें। अब पश्चिमी हिमालय को ये लोग क्या कहते थे? अपनी भाषा में कहते थे हिमवत। हिमवत, ये ध्यान में रखो। अब देखो ऋग्वेद में कुछ चोटियों का भी उल्लेख है। चोटियां, पर्वत चोटियां छोटी होती है। ऋग्वेद में कुछ चोटियों का भी उल्लेख है जो आधुनिक पश्चिमी हिमालय से संबंधित मानी जाती है। और ऋग्वेद में जो है ना कुछ चोटियों का भी वर्णन मिलता है, और ये कहते हैं कि जो ये चोटियां हैं वो जो पश्चिमी हिमालय है, जिनकी इनको जानकारी थी ऋग्वेदिक काल के आर्य लोगों को, उससे संबंधित ये चोटियां, मतलब उसका भाग रही होगी। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फीडबैक, आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो जरूर पूछे, डाउट मैं 100% क्लियर करूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लास को लाइक शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर पहली बार नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।